हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद टीचा चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैला आंचल उपन्यास। देखो, मैं आपको बता देती हूँ, हमारी चल रही है यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 6 हिंदी उपन्यास। और इसमें हमारे टोटल जो है 13 उपन्यास लगे हुए हैं, जिनमें से हमने 4 उपन्यास पढ़ भी लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैला आंचल उपन्यास। ये आपकी डेली क्लास होती है शाम को 4 बजे। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, रोज डेली एक उपन्यास लेते हैं और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं, जैसे प्रमुख पंक्ति, पात्र कौन कौन से है, भूमिका, सारांश, समीक्षा। तो ये हम एक क्लास में कवर करते हैं अपनी, और डेली हम ये क्लास ले रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से आपकी ये क्लास नहीं हुई थी, उसका रीजन आप जानते हुए थोड़ी जो है तबीयत खराब थी, लेकिन अभी आपकी क्लास जो है कंटिन्यू होगी और जल्दी ही हम यूनिट 6 कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि दिसंबर में हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम है। उससे पहले हमें ये यूनिट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। तो शुरू करते हैं मैलाचल उपन्यास। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, थोड़ी बेसिक जानकारी देख लेते हैं मैलाचल उपन्यास के बारे में। मैला आंचल, इसके राइटर कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954। मैला आंचल में जो है 2 खंड में विभाजित है। प्रथम खंड में 44 भाग है और द्वितीय खंड में 23 भाग है। जैसे ही आप उपन्यास ओपन करते हो, आपको सबसे पहले भूमिका मिलेगी। उसके बाद आपको मिलेगा ऐसे 1 लिखा होगा और लिखा होगा खंड। उसमें कुछ लिखा नहीं होगा अंदर, फिर इसी में ही अंदर जो है 1 2 3 आपको ऐसे जो है विभाजन जो मिलेगा। फिर उसके बाद ऐसे ही दूसरा खंड, खंड का कोई नाम नहीं है, बस लिखा हुआ है दूसरा खंड। और फिर आपको 1 2 3 करके ऐसे टोटल जो है 23 भाग मिलेंगे। प्रथम खंड में कितने? 44 भाग है और द्वितीय खंड में 23 भाग है। ये आप चीज याद रखिएगा। ये हुई एक बिल्कुल बेसिक जानकारी। जब हम कोई भी रचना पढ़ते हैं तो इतना हमें पता होना चाहिए, राइटर का नाम, प्रकाशन वर्ष, और अगर वो विभाजित है तो कितने खंडों में, अगर उनके नाम दिए हुए हैं तो नाम भी हमें पता होने चाहिए। ठीक है, ये हुई एक बेसिक जानकारी। अब हम यहाँ पर देखेंगे भूमिका। देखो, भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खुद भी पता है, और यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो आपको पता ही होगा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भूमिका ज्यादा बड़ी नहीं है, 1 पेज की भूमिका है, और खुद फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ही लिखी है। देख लेते हैं, भूमिका पढ़ लेते हैं। यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर नेपाल और दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल है। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं, मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर है ये वाली लाइन। आगे चलते हैं। इसमें फूल भी है, सूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति, और आप खुद जानते हैं एग्जाम में काफी बार पूछी भी जा चुकी है। तो ये कहाँ से पूछी जाती है पंक्ति? भूमिका से ही पूछी जाती है। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हो। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो, अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये छोटी सी एक भूमिका थी। देखो, किसी उपन्यास के बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिलती है, किसी की भूमिका ही 8-9 पेज की होती है, किसी की भूमिका 1 पेज की है। तो जैसे भूमिका दी रहती है, जैसी जानकारी होती है, उतने ही उपन्यास बड़ा या छोटा हो जाता है, हमारा कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। कोई कोई उपन्यास है 1 घंटे से ज्यादा की क्लास होगी, कोई उपन्यास है 30 मिनट में ही हम उसकी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेंगे। ठीक है, तो ये हुई भूमिका की बात। हमने 2 चीज देखी अभी तक। ये देखी बिल्कुल बेसिक जानकारी, और यहाँ पर हमने देख ली भूमिका, पढ़ भी ली। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता है, मैंने पहले ही हाईलाइट किया हुआ है। अब हम चलेंगे यहाँ पर विषय वस्तु और पात्र परिचय की तरफ, जो कि आपको पता है, हर बार मैं बता भी देती हूँ। ये जो दृष्टि वालों की नेट जीआरएफ साहित्य की बुक है, वहां से ये पेज लिया हुआ है। देखो, जब भी मैं किसी बुक का पेज रखती हूँ, बुक का रखू या गाइड का, मैं हमेशा आपको बता देती हूँ वहां से मैंने ये जानकारी ली है। ठीक है, तो देख लेते हैं मैलाचल उपन्यास के बारे में। यह फणीश्वर नाथ रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध
एवं महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ऐसा है जब तक हिंदी साहित्य का जो है पेपर आता रहेगा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेरीगंज गांव का वर्णन किस उपन्यास में है या मैलाचल उपन्यास में किस गांव की कथा ली गई है। ठीक है, तो मेरीगंज गांव याद रखेगा। इसी तरह राग दरबारी का जो गांव है शिवपालगंज वो, और एक है मेरीगंज, ये दोनों आते हैं। पिछले साल जून में भी आया था ये पेपर में आपके। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन हमेशा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन गया है। जैसा कि आप जानते हैं ये एक आंचलिक उपन्यास है। इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं दिखता। इसमें अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। तो इसमें क्या क्या है? जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी जो है इस उपन्यास में दिखाया गया है। ये एक बिल्कुल कम शब्दों में महत्वपूर्ण जानकारी की विषय वस्तु है क्या, उपन्यास में है क्या, वो हमें मिल जाता है। ठीक है, इसके मुख्य पात्र, इसमें कुल 256 पात्र है। अब 256 के 256 तो बताना बहुत मुश्किल है, तो जो मुख्य पात्र भी यहाँ पर दिए हुए हैं। डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावनदास, बलदेव, दोराव, लक्ष्मी और तहसीलदार विश्वनाथ, ये है महत्वपूर्ण पात्र मैलाचल उपन्यास के। आगे भी मैंने कुछ पात्र है जो इंपोर्टेंट है वे भी रखे हुए हैं। ठीक है, ये जानकारी हुई हमारी कि विषय वस्तु और पात्र क्या है। अब हम यहाँ पर देखेंगे हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की बुक से। जैसा कि आपको पता है जब भी मैं आपको कोई उपन्यास पढ़ा रही हूँ तो उस उपन्यास के बारे में रामचंद्र तिवारी की बुक में यदि कुछ दिया गया है तो वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चल रही हूँ। तो ये मैलाचल उपन्यास आज हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में 8-9 लाइन लिखी हुई है बुक में, तो ये हम जरूर पढ़ते हुए चलेंगे। इनका पहला उपन्यास किनका? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। इनका पहला उपन्यास मैला अचल इनकी ख्याति का आधार बन गया है। इसमें बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज को कथा का केंद्र बनाया गया है। यह हम पीछे भी देखकर आ चुके हैं। इस उपन्यास में पूरा अंचल ही नायक बन गया है। घटना सूत्र स्वामी अपनी कहानी कहते हुए गांव की कहानी बन जाते हैं। उपन्यास की भाषा बिंब धर्मी और सजीव है। मिट्टी की गंध शब्द बिंबों में आकार ग्रहण कर बोलती प्रतीत होती है। रेणु की सबसे बड़ी विशेषता इंपोर्टेंट है। रेणु की सबसे बड़ी विशेषता है भावना, विचार या सिद्धांत को आरोपित न करके व्यंजित करना। रेणु का स्वर आशावादी और संदेश मानवतावादी है, किंतु उपन्यास के अंत में तहसीलदार साहब के नाट्य के हृदय परिवर्तन को छोड़कर यह कहीं भी कथा पर आरोपित नहीं है। इंपोर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है? रेणु जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भावना, विचार या सिद्धांत को आरोपित न करके व्यंजित करना। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर जानकारी मिली। एक यहाँ पर ये पॉइंट मिला जो कि हम भूमिका में भी देखकर आ चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ ये महत्वपूर्ण जानकारियां उपन्यास के बारे में ही देख लेते हैं। मेरीगंज छोटा सा गांव है परंतु उसमें 12 वर्गों के लोग रहते हैं। कितने? 12 वर्ग के। प्रत्येक जाति का अपना मोहल्ला है जिसे गांव के लोग टोली कहते हैं। गांव में 3 जातियां जो है प्रमुख है, राजपूत, कायस्थ और यादव। जाति के नाम पर मोहल्लों के नाम रखे गए हैं, जैसे कायस्थ टोली या मासिक टोली, राजपूत टोली, यादव टोली, ततैया टोली, घूमर टोली। इन जातियों और उपजातियों से लोगों में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, मनमुटाव, झगड़े, एक दूसरे को नीचे दिखाने की मनोवृत्ति है। ठीक है, ये कुछ जानकारी है उपन्यास के बारे में। फिर मैला आंचल में 4 प्रेम कथाएं चलती है, तो इन जो यहाँ पर नाम आए हैं इनका भी नाम याद रखना। सहजे मिश्र और फूलिया की, कालीचरण और मंगला की, लक्ष्मी दासिन और बालदेव तथा कमली और डॉक्टर प्रशांत का प्रेम प्रसंग। तो यहाँ पर जो है मैलाचल में कितनी प्रेम कथाएं चलती है? 4 प्रेम कथाएं। किन किन की यहाँ पर दिए हुए हैं नाम। आपके में ऐसे भी करने लगे हैं कि एक तरफ तो यहाँ पर फीमेल का नाम दे देंगे और एक तरफ मेल का, और मिलान करना है। ठीक है, पिछली बार आया भी था ये क्वेश्चन।
तो ये भी याद रखिएगा, और ये जो पात्र के नाम आए हैं आर्ट कार्ड, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण पंक्ति की तरफ। उससे पहले देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या देखा। ये देखिए हमने प्रकाशन वर्ष और विभाजन, फिर यहाँ पर भूमिका देख ली हमने, उसके बाद यहाँ पर विषय वस्तु और पात्र परिचय, ये रामचंद्र तिवारी की बुक से हमने पढ़ लिया। और ये कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उपन्यास के बारे में, ये मैंने आपको बता दी। अब हम चलेंगे मैला आंचल उपन्यास की महत्वपूर्ण पंक्ति की तरफ। देखते हैं, सबसे पहले तो यही पंक्ति मिलती है जो भूमिका की पंक्ति है, किसके, लेखक की। ये तो हम देख कर आ चुके हैं पीछे, आगे अब पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन गांव की पंचायत क्या है, पुरानिया कचहरी के रामू मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं, बातें बढ़ती जाती है और असल सवाल बातों के बवंडर में दबा जा रहा है। अगला पॉइंट है, यह अस्पताल अभी तो नहीं मालूम होगा, जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझना शिव हो। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये बलदेव की पंक्ति है। महात्मा जी खुद मैला साफ करते थे, जहाँ सफाई रहती है वहां का आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है। साहिब लोगों को देखिए, उनके देश का गाछ वृक्ष भी साफ रहता है। किसकी पंक्ति है, बलदेव की। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होगी, हाथ है या लोहार की संडसी। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा किस उपन्यास की पंक्ति है, तो मैला आंचल। इससे बाद वाली पंक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, कि जाति बहुत बड़ी चीज है, जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। क्या कहा है कि जाति बहुत बड़ी चीज है, जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। आगे अगला पॉइंट, भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है। आगे डॉक्टर प्रशांत की, और डॉक्टर प्रशांत बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है मैला आंचल उपन्यास के, और ये पंक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे है वे। जहां तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। और तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। कितनी अच्छी पंक्ति है और इम्पोर्टेंट भी है। किनके, डॉक्टर प्रशांत की। अगली पंक्ति है, तुम्हारे विद्यापति के गान हमारी टूटी झोपड़ियों में जिंदगी के मधुरस बरसा रहे हैं। ओ कवि, तुम्हारी कविता ने मचलकर एक दिन कहा था, चलो कभी वन फूलों की ओर। अगली पंक्ति है, जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। ये हमने इसी तरह का किसी और रचना में भी पढ़ा था ना, जवानी और बुढ़ापे किसी निबंध में पढ़ा था। तो आप कमेंट कर बताना किस कमेंट में हमने इसी तरह की एक पंक्ति पढ़ी थी। ठीक है, बिल्कुल जरूर बताना है, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको जरूर बताना है किस निबंध में, क्योंकि ये पंक्ति इसी तरह की एक निबंध में आई थी, वो आप बताओगे कौन से निबंध में आई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। महंगी पड़े या अकाल हो, पर्व त्योहार तो मनाना ही होगा। और होली फागुन महीने की हवा ही बावरी होती है। आसिन कार्तिक के मलेरिया और काला आजार से टूट हुए शरीर में फागुन की हवा संजीवनी फूंक देती है। इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। सरकारी उर्दी को रंग देने से जेल की सजा होती है। डॉक्टर सरकारी आदमी है, बाहरी आदमी है, वह गांव के समाज का नहीं। आगे वैसे ही राज जो है आज कांग्रेस का है। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। आगे यहाँ पर ये पंक्ति है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे फिर ये इस तरह की पंक्तियां ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम में पूछी जाती है। जो ये गीत टाइप होते हैं ना, ये पंक्तियां ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, गावत गांधी राग मनोहर, चरखा चलावे बाबू राजेंद्र, गूंजल भारत हमारी रे, होरिया आई फिर से, वीर जमाई शान हमारो, जयप्रकाश जैसो भाई रे, होरिया आई फिर से। इंपॉर्टेंट गीत है। आगे चलते हैं। अब वह यह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, शरीर को चीर फाड़ कर जिसे हम नहीं पा सकते।
वह हार्ट नहीं, वह अगम अगोचर जैसी चीज है। ठीक है, जिसमें दर्द होता है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति को अपने खानदान की ऐसी कहानी चाहिए जिसके उजाले से वह दुनिया में चकाचौंध पैदा कर दे। आगे चलते हैं। महलाचल उपन्यास की यहाँ पर हम महत्वपूर्ण पंक्तियां देख रहे हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि कालीचरण वाली ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी भी एक बार देखो देख लेते हैं। धरती माता भी स्वर्ण अंचला है, गेहूं की सुनहली बालियों से भरे हुए खेतों में पुरवैया हवा लहरें पैदा करती है। सारे गांव के लोग खेतों में है, मानो सोने की नदी में कमर भर सुनहले पानी में सारे गांव के लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। सुनहली लहरें, ताड़ के पेड़ों की पंक्तियां, झरबेरी का जंगल, कोठी का बाग, कमल के पत्तों से भरे हुए कमला नदी के गड्ढे। आगे चलते हैं। लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। अगली पंक्तियां। मौसी ने जब जुगल जोड़ी देखी तो उसके हाथ स्वामी आंचल के फूट पर चले गए। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो मुझे ये वाली पंक्ति इम्पोर्टेंट लग रही है, और एक एक कालीचरण की जो पंक्ति है। मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, वह कांग्रेसी का काम है, मैं आग लगाना चाहता हूँ। किसकी है ये? कालीचरण की पंक्ति है। आगे देखो, यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण पंक्ति हम देख रहे हैं। यहाँ पर अगली जो महत्वपूर्ण पंक्ति है वो ये है, देख लेते हैं। रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिव जी की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों के फैलने की आशा में कुर्सी पर बैठे रहना, अथवा अपने बंगले पर सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने के पहले नोटों और रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों पर पांडित्य की वर्षा करते अपने कर्तव्य की इतिश्री समझना, और अस्पताल में कराहते हुए गरीब रोगियों के रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं। कितनी अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट भी है। एक ऐसाई औरत देवता के संरक्षण में भी सुख सहन से नहीं सो सकती। अगली पंक्तियां। अरे जिंदगी है क्रांति से, क्रांति में बिताए जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा। वेरी इंपॉर्टेंट। जात क्या है? जात दो ही है, एक गरीब और दूसरी अमीर। क्या? कि जात क्या है? जात दो ही है। कौन कौन सी? एक गरीब और एक अमीर। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर ये वाली पंक्ति। कानून बनने के पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। आगे यहाँ पर अगली महत्वपूर्ण पंक्तियां देखेंगे। क्या करेगा वह संजीवनी बूटी खोजकर? उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मैलेग्नेंट मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। इंपॉर्टेंट है ये। तिल तिल कर घुल घुल कर मरने के लिए उन्हें जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते हैं महात्मा गांधी ने कस से तड़पते हुए बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी। वह नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया, डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है। अगली पॉइंट के। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु है। यहाँ पर ये पंक्ति देखेंगे। यहाँ का आदमी जीकर करेगा क्या? ऐसी जिंदगी। पशु से भी सीधे है ये इंसान, पशु से भी ज्यादा खूंखार है ये। पेट यही इनकी बड़ी कमजोरी है। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने इन्हें अपने सैकड़ों बाजों में जकड़ कर ऐसा लाचार कर रखा है कि ये चू तक नहीं कर सकते, फिर भी ये जीना चाहते हैं। यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर आगे देखेंगे, ये पंक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। आगे ये पंक्ति। नागर को एक बहुत बड़ा गवाह बनाया गया है दोनों देश वालों ने। नागर नदी ही सीमा रेखा है, एक किनारा हिंदुस्तान, दूसरा किनारा पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है। आगे 52 ने दो आजाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डेग में ही नाप लिया। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पंक्ति है वो ये है। तुम्हारी किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुझे कितना बड़ा सहारा मिला है तुम्हारी किताबों से, लेकिन अब एक नई किताब चाहिए जिसके प्रश्न प्रश्न पर लिखा हो, कमला विश्वास करो
डरो मत, जो होगा मंगलमय होगा, इंपॉर्टेंट पंक्ति है। उसके बाद कुछ अन्य जो है, ये आखिरी हमारी महत्वपूर्ण पंक्ति है, प्रशांत का चिंतन। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हमारी कंप्लीट होती है जो है मैलाचल उपन्यास के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियां थी। ठीक है, हम मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। देखो, मैलाचल उपन्यास हमने कब पढ़ना था? 25 अक्टूबर को। और आज हमारी तारीख हो गई 28 अक्टूबर। क्योंकि ये क्यों हुआ? क्योंकि 3 दिन आपकी क्लास नहीं हुई थी। तो मैलाचल तो हम पढ़ चुके, यानी शुरुआत के हमारे 5 उपन्यास कंप्लीट हो चुके हैं। 30 अक्टूबर यानी मंडे को हम राग दरबारी उपन्यास ही पढ़ेंगे, जो यहाँ पर शेड्यूल है इसे ही फॉलो करेंगे। 30 तारीख को राग दरबारी, 1 तारीख को जिंदगी नामा, 2 नवंबर को आपका बंटी, 3 को धरती धरना अपना, और 4 को देवरानी जेठानी की कहानी। अब बात रही इन 3 उपन्यास की, झूठा सच, मानस का हंस और तमस। तो देखो, इनमें से मैं प्रयास करूंगी, कल जो संडे है हमारा, संडे को जो है हमारी 4 बजे वाली क्लास नहीं होती, तो मैं कल प्रयास करूंगी कि आपको इन 3 में से 2 उपन्यास कल को करवा दूं। एक 11 बजे, एक 4 बजे। ठीक है, तो इस तरह 2 उपन्यास तो हमारे कल संडे को कवर हो जाएंगे। जो एक उपन्यास रह जाएगा उसको मैं मंडे को जो है मॉर्निंग में 11 बजे करवा दूंगी। तो ये मैंने प्लान किया है, मतलब आपका जो शेड्यूल है मंडे से वो यही चलेगा। पहले हम राग दरबारी उपन्यास पढ़ेंगे, ये 3 उपन्यास मैं आपको अन्य जो है किसी दिन 11 बजे की टाइमिंग पर करवा दूंगी। 2 तो आपके कल ही हो जाएंगे। ठीक है, एक 11 बजे कल को और एक 4 बजे। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगी। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हमारी ये संडे को क्लास नहीं होती, लेकिन कल आपकी 4 बजे संडे को क्लास होगी, और हम इन 3 में से कोई एक उपन्यास पढ़ेंगे। कौन सा उपन्यास पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कल मॉर्निंग में जो है कर दूंगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी, जो हमारा बैच चल रहा है यूनिट 6 पर, ये बिल्कुल फ्री बैच है। डेली क्लास होती है शाम को 4 बजे, और आज हमारे 5 उपन्यास कंप्लीट हो गए हैं। और जो है कल है संडे, तो संडे को आपको पता है हमारी मैराथन क्लास होती है, तो ये कंटिन्यू रहेगी। कल यानी 29 अक्टूबर को आपकी हिंदी कहानी पर मैराथन क्लास है, शाम को 7 बजे, और ये क्लास बिल्कुल लाइव होगी और फ्री ये क्लास है। तो आप सब क्लास में आ जाइएगा, अच्छे से अपने नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, यदि किसी को ये क्लास नहीं मिल रही हो जो हमारा बैच चल रहा है यूनिट 6 पर, तो देखो आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाओगे, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको अभी तक हमारी जितनी क्लास हुई है मिल जाएगी। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि यूनिट 6 हम कैसे पढ़ने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, और हमें कैसे नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने 1 बाय 1 एक एक उपन्यास पढ़ा था, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, और आज हमने पढ़ लिया मैला आंचल। तो हमारे 5 उपन्यास कंप्लीट हो गए हैं। तो जिन्होंने यदि ये क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हिंदी उपन्यास से पहले, हमारे 2 बैच होते जो हमने बिल्कुल फ्री करवाए थे, यूनिट 9 हिंदी निबंध पर, यूनिट 8 हिंदी नाटक पर। तो आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओगे तो आपको ये भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यूनिट 9 वाली आप ओपन करोगे तो देखो आपको सभी यहाँ पर क्लास मिल जाएगी। इसी तरह यूनिट 8 की भी आपको सभी क्लास, सभी नाटक जो है मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, निबंध भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। तो आप लोग जाकर ये क्लास देख लीजिएगा। दोनों बैच हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल फ्री है, इसी यूट्यूब चैनल हिंदी विद रीचा पर। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी नाटक और निबंध के उपन्यास हमारे चल रहे हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी तक 4 उपन्यास कंप्लीट हुए, आज हमारा 5वां उपन्यास भी हो गया। ठीक है, ये तो बात हुई 4 बजे वाली क्लास की। कल को याद रखिएगा शाम को 7 बजे मैराथन क्लास है यूनिट 7 हिंदी कहानी पर। अब आपको बता देती हूँ, शाम को 7 बजे हमारी डेली लाइव क्लास होती है, शाम को 7 बजे, जिसमें हम करते हैं एमसीक्यू। कल का तो मैंने आपको बता दिया मैराथन क्लास है, लेकिन जो आज शाम को आपकी 7 बजे क्लास है उसमें हम छायावाद युग के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आप सभी जो है लाइव क्लास होगी, यदि आपका कोई डाउट है तो आप इसी क्लास में आकर मुझसे पूछ लीजिएगा। बाद की 5 मिनट आपको मिलती है, जो भी आपका डाउट है आराम से पूछ ले। तो आज का जो हमारा शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, उसमें टॉपिक रहेगा छायावाद युग। तो अच्छे से पढ़कर आइएगा, आपको एमसीक्यू जो है सोल्व करने हैं, लाइव क्लास में हम सोल्व करेंगे। और यदि आपका कोई डाउट है तो आप इसी लाइव क्लास में आकर मुझसे पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का ग्रुप दिया हुआ है मेरी क्लास की जानकारी के लिए, और क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। क्लास आपको कैसी लगी बता दीजिएगा। आज थोड़ी जो है
तबीयत भी डाउन है, तो हो सकता है थोड़ी आपको परेशानी हुई हो, तो उसके लिए माफ़ी। और जो आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको यूज़फुल लगी हो, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।